नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय शर्मा। भारतीय बाजार में आज है वॉलेटिलिटी का दिन। उतार चढ़ाव के बीच इनफैक्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से जो नए रिकॉर्ड्स का सिलसिला चला था, आज मानो थमा है। ऊपरी स्तरों से बाजार इस वक्त हल्के होते हुए नजर आए हैं। लेकिन गुड आफ्टरनून अजय, इस वॉलेटिलिटी में भी हम देख रहे हैं रिलायंस, बैंक्स और आईटी की बदौलत कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो बाजार में आज ऊपर के स्तर से करीब 100 पॉइंट की कमजोरी आई है, नरमी से आई, लुढ़क सा गया बाजार। देखना यह था कि बाय ऑन डिप्स आती है या नहीं, क्योंकि लास्ट 2-3 हफ्तों से बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ था, तो उसका टेस्ट होगा कि बाय ऑन डिप्स आई कि नहीं। बहुत भयंकर बाय ऑन डिप नहीं आई है, लेकिन कोशिश थी। तो 9700 के लो तक गए, फिर उसके बाद ऑफ लोज बंद हो गए। देखना ये कि लास्ट और ट्रेड में क्या होता है। 19,800 के ऊपर भी एक बार देखा जरूर हमने, उसके बाद फिर ऊपर से तभी तो 100 पॉइंट घटे हम टॉप से ना। बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी आई है, 500 पॉइंट की कमजोरी आई है टॉप से जी। तो पॉइंट ये कि बाय ऑन डिप्स इमर्ज होता है या नहीं। आज दिक्कत वाली बात यह है कि स्मॉल कैप मिड कैप में कमजोरी है जी। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप देखें, जो अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे थे, वो थोड़ा सा नरम पड़ते हुए नजर आए हैं। काफी तेजी हो गई थी, तो लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। देखिए, डेज लो के करीब मिड कैप स्मॉल कैप आ गया है, इसलिए बाजार में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग वहां होगी जहां बहुत बीट है, आउट परफॉर्मेंस है। नहीं तो बहुत सारी पॉजिटिवनेस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप फाइनली आपको क्रम्बल करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात यह कि अब नतीजों पर नजर, कमेंट्री पर नजर। इंडसइंड बैंक देखिए रिजल्ट के पहले कमजोर है बिल्कुल, लेकिन रिलायंस और इन्फोसिस और HCL टेक और ICICI बैंक, ये 3-4 स्टॉक अगर नहीं होते हरे निशान में, तो आपको निफ्टी भी 40-50 पॉइंट और ज्यादा नीचे नजर आता है। ये पूरा हफ्ता ही अहम नतीजों का है वैसे देखा जाए तो, और सारे के सारे नंबर्स, इनफैक्ट रिलायंस के नंबर्स भी वॉच आउट किए जाएंगे। जी हाँ, फ्राइडे को नंबर्स हैं, लेकिन उससे पहले 19 तारीख को डीमर्जर का जो ट्रिगर है, उसकी वजह से काफी स्टॉक चल रहा है जी। तो टेक्निकल्स की बात तो हमने कर ली। गौरांग शाह हमारे साथ हैं और पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे। गौरांग, एक आपसे बाजार के फैब्रिक पे सवाल कर लूं मैं, क्योंकि ये जो करेक्शन जो आ रहा है काफी ज्यादा चहेता हुआ करेक्शन है। ऑलमोस्ट 100 में से 99 लोग पिछले 1 महीने से ये बात कह रहे हैं, साहब बढ़ गया है, आगे करेक्शन आना चाहिए, कब आएगा करेक्शन, लेकिन आ नहीं रहा था ये। बट इस बार लग रहा है थोड़ा सा सरकता हुआ चला आ रहा है कमरे के अंदर। ये बाजार को हेल्दी बना देगा आपके हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। करेक्शन एंड आया है, अगर आप देखने जाए, हमने मंगलवार करेक्ट शुरुआत अच्छी हुई, फिर हमने दिन के दौरान में गिरावट देखी, और बाजार बंद होते होते फिर से जो ऊपर के स्तर थे हमने देखे। तो इंट्राडे करेक्शन आया और फिर ऊपर की तरफ बाजार उभरे। फिर एक आध दिन हमने थोड़ा बहुत गहरा करेक्शन देखा। हमें लग रहा है कि इस प्रकार का इंट्राडे करेक्शन, और हमने जून 30 तारीख को 19,000 का स्तर था अजय, 19,000 से 19,800, अगर 800 पॉइंट का सफर हमने निफ्टी पे तय किया है, और उसी मुकाबले हमने सेंसेक्स में भी ऊपर के स्तर देखे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर एक आध दिन में थोड़ा बहुत गहरा लाल रंग देखने भी मिले तो किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये मौका देगा उन लोगों को जो मौका चुप के बनाकर मध्यम अवधि में लिखे होंगे उनको समेटने के लिए। लेकिन बहुत गहरा करेक्शन आए, परिस्थिति हमारे बीच में है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा गहरा करेक्शन आ सकता है। खाली एक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी अन्य जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, उसको लेकर के अगर कोई तकलीफ खड़ी नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से हम अभी भी सक्षम और मजबूत हैं। ऊपर के तरफ के दायरा देखना बाकी है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। ये शैलो करेक्शन मेरे को भी एकदम ऐसा ही लग रहा है, मेरा सेंस आ रहा है पर्सनली कि आएगा भी डिप तो शैलो करेक्शंस होंगे, क्योंकि इतना पैसा साइड में बैठा हुआ है, तो कोई भी डिप आएगा वो उसके अंदर एंटर करेंगे। और बहुत ज्यादा ओवरलोडेड नहीं है बाजार। अभी भी लोग आपको 10 में से 6 संशय करते हुए बाजार में मिल जाएंगे कि नहीं साहब जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे में बाजार पीक आउट नहीं होता है। पीक आउट तब होता है जब 10 में से 12 लोग आपको बाजार में बुलिश मिल जाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं। जैसे गौरांग कह रहे थे कि शैलो करेक्शन का केस बनता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे साथ राजेश पालवीय हैं और संतोष मीना भी हैं। संतोष, आप सुबह आज आप नहीं थे, दोपहर में आए हैं। चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। लेवल्स बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है? Yes, good afternoon, Ajay ji, and good afternoon, everyone.
मार्केट की बात करें तो ओवरऑल तो ट्रेंड बुलिश है, लेकिन हाँ पिछले 2 दिनों से थोड़े से सिग्नल्स मिले हैं कि मार्केट में शायद एक छोटा-मोटा करेक्शन आ सकता है। पहला तो जो पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.54 के लेवल पर आया है। दूसरा 2 दिन से इंडिया विक्स में अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो और निफ्टी में 19,800 एज अ वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी और मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी आप कंबाइन करके देखो तो 19,800 पे हाईएस्ट कॉल पे ओपन इंटरेस्ट था। थोड़ा अटक रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन 19,640, एक 640 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे फिसलता है तो शायद हम एक छोटे-मोटे करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज हो सकता है एक रेंज बाउंड रहे, वोलेटाइल रहे, तो 19,640 नीचे सपोर्ट है, ऊपर में 19,800 रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बड़े दिनों बाद कल ब्रेकआउट आया, आज सुबह-सुबह मोमेंटम भी देखा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। देखना होगा कि कल का जो ब्रेकआउट एरिया था 45,000 से 45,200 अब सपोर्ट का काम करेगा। वो होल्ड करने में अगर कामयाब हो जाता है तो फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इन केस अगर बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे वापस फिसलता है तो फिर शायद ये ब्रेकआउट फॉल्स था और मार्केट में एक बार करेक्शन आ सकता है और फिर बैंक निफ्टी शायद 44,000 की ओर भी बढ़े। तो आज थोड़े साइंस जरूर मिल रहे हैं करेक्शन के, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करें, कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए जल्दबाजी ना करें। और ये करेक्शन अगर आता भी है तो बहुत हेल्दी रहेगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि हम प्राइमरी ओवरऑल मार्केट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। ओके, सो ओवरऑल मार्केट बुलिश है और इसीलिए इस करेक्शन से घबराए ना, इनफैक्ट इसे खरीदारी का मौका है, अपॉर्चुनिटी ही देखें और डीप करेक्शन एंटिसिपेटेड भी नहीं है। राजेश जी, हम देख रहे हैं बाजार में अगर आप देखेंगे 19,800 के पार जाने के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन क्या हमारे दोनों एक्सपर्ट्स गौरांग जी और संतोष जो कह रहे हैं आप भी इन्हीं बातों से इत्तेफाक रखते हैं? स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग आइडियाज भी आप शेयर कीजिए अपने, स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए मार्केट का सेटअप तो बुलिश ही है और बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी है, हालांकि मार्केट कोई बड़ी डिप दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बने हुए अभी 19,650 है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन है हमें लगता है ट्रेंड तो बुलिश साइड में ही रहेगा नियर टर्म के हिसाब से भी। और 19,800 850 इमीडिएट लेवल हमें लगता है निफ्टी में आते हुए दिखेगा, लेकिन ये लेवल भी सरपास होंगे और हो सकता है कि ये रैली एक्सटेंड भी होते हुए दिखे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन हमने देखा मिड कैप, स्मॉल कैप और सारे दूसरे जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे वहाँ पे भी बनते हुए दिखी। तो एज सच कोई भी वीकनेस के साइन अभी बने नहीं है। जरूर कॉशियस स्टांस ले सकते हैं मार्केट में पार्टिसिपेंट, या जहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है वहाँ थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है जिस तरीके का सेंटिमेंट है और जिस तरीके से फ्लो है यहाँ पे बने हुए मार्केट में बाइंग के, ये रैली को फर्दर और भी एक्सटेंड करेगा और हमें लगता है पूरा जुलाई मंथ में एक अच्छा ही पॉजिटिव नोट पे ही ये जुलाई मंथ भी एंड होते हुए दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है आज के सेशन में एशियन पेंट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से एशियन पेंट में आज बाइंग इंटरेस्ट बना है और लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले, हमें लग रहा है एशियन पेंट को यहाँ से बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3570 तक के, स्टॉप लॉस रखना होगा 3475 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है एक मिड कैप स्पेस में से बेड प्लस का स्टॉक, अगर हम यहाँ पे फोकस में रखें तो काफ़ी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक एक बॉटम बना के अब यहाँ से एक रिवर्सल के साइन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे दे रहा है। आज के सेशन में काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 945 950 तक आते हुए दिख सकता है, तो मेड प्लस बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 890 का। और तीसरा स्टॉक बाय करना है वो जेंसार टेक। ये स्टॉक में देखें तो एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा था। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बन रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला स्टॉक में पिछले 2 हफ्तों से। जेंसार टेक के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 470 480, स्टॉप लॉस होगा 438 का। तो चलिए टेक्नोलॉजी प्लेयर्स और साथ ही फार्मा हेल्थ केयर पर भी नजर है राजेश जी की। संतोष आप बताइए, आपके ट्रेडिंग आइडियाज, बैंक्स फाइनेंशियल्स अच्छा खासा चल रहे हैं, आईटी से भी सपोर्ट तो नजर आ ही रहा है, क्या इन्हीं स्पेसेस इन्हीं सेगमेंट्स को आपने चुना है? गुड आफ्टरनून। यस गुड आफ्टरनून। मेरे दो स्टॉक्स है, एक बाइंग साइड है और एक शॉर्ट साइड भी मैंने लिया है। पहला बाइंग साइड ब्रॉडर मार्केट से हेरिटेज फूड। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है और अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो और आज जहाँ मिड कैप कमजोर है यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 255 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है, 226 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एक स्टॉक शॉर्ट साइड भी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। हालांकि स्टॉक ओवरऑल बहुत तेजी दिखा चुका है ओवरऑल अप ट्रेंड में, लेकिन थोड़े से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्नल्स मिल रहे हैं। स्टॉक में आप देखो तो आरएसआई में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है और 2 दिन से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काफी बढ़ रही है।
तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा 773 का, क्योंकि अगर 773 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट आती है तो 745 का टारगेट रहेगा। तो मेरा एयू शॉर्ट साइड है और हेरिटेज फूड बाइंग साइड है। ये मिड टियर जो NBFCs हैं उनमें एक अच्छा मूव आ रहा है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को जरा देखिए। गौरंग, आपने इसका बिजनेस मॉडल चेकआउट किया है क्या? रिजल्ट 2-3 क्वार्टर से ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन स्टॉक करेक्टिव फेज में चला गया था, अब अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। या कोई और SME लेंडर जो आप देखते हो? देखिए, जो कवरेज है वहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है जहां पर कवरेज है। 5 स्टार बिजनेस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं यहाँ से अजय के वित्तीय क्षेत्र तो करेगा ही अच्छा नतीजों के आधार पर, लेकिन जो मजबूत NBFCs है जहां पर कारोबार विस्तार रूप से फैला हुआ है बड़े शहरों में, ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में, उदाहरण के तौर पर बजाज फाइनेंस एक इतिहास बनाया था इसने, अभी कुछ समय पहले अच्छी चाल हमने देखी थी इसके ऊपर। इसके साथ साथ L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग जैसी कंपनियां हैं। कहने का तात्पर्य है कि अब जो रन रेट है रिपेमेंट और प्रिंसिपल की, वो NBFCs की बहुत मजबूत हो जाएगी और उसके आधार पर जो नतीजे हैं वो भी काफी सक्षम और मजबूत आएंगे। इसके अलावा जो डाइवर्सिफाइड फाइनेंस कंपनीज है जहां पर श्रीराम है, चोला है, ऐसी सब कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, मिसाल के तौर पर कैनफिन होम्स और LIC। चलिए, ये फंडामेंटल आउटलुक आपको मिलता हुआ, लेकिन फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल ट्रेड्स लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन ऑप्शन के चैंपियन बताने का वक्त हो गया है। हमारी खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में आज हमारे साथ JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़ गए हैं एक दमदार ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर। अक्षय, गुड आफ्टरनून। बताइए आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी, कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आप? तो आज जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम, वो स्टॉक का नाम है वोल्टास। तो वोल्टास का टेक्निकल सेटअप के हिसाब से 750 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हमारा मानना है कि ये सपोर्ट से स्टॉक में ये जुलाई सीरीज में ऊपर में 800 के स्तर तक जाने की उम्मीद रखते हैं हम। तो ये मूव पकड़ने के लिए हम ऑप्शन का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो है बुल कॉल स्प्रेड। तो आपको इसमें 760 का कॉल खरीदना है। करीबन आपको ये 15 रुपए में ये प्रीमियम ट्रेड है और ये कॉल का कॉस्टिंग कम करने के लिए आपको 790 का कॉल बेचना है, जो करीबन 5 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है। तो आपका ये स्ट्रैटेजी बिठा के आप पूरा जो जुलाई सीरीज है वहां तक स्ट्रैटेजी होल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी में आपका लॉस भी फिक्स्ड हो जाएगा, विच इज मैक्स 6500 और ऊपर के स्तर में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है 11,000 इफ द स्टॉक क्लोजेस और ट्रेड्स अबाउ 790 फॉर द जुलाई सीरीज। ये स्ट्रैटेजी में ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो रहेगा 770 का। एब्सोल्युटली। वोल्टास पर ये राय अक्षय की तरफ से। अक्षय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो 760 की कॉल खरीदने की राय और उसके ठीक सामने 790 की कॉल जो कि 5 रुपए पर मिलेगी, उसे बेचने की राय आपको वोल्टास पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज जहां हम देख रहे हैं कुछ सेगमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स प्लेज भी है। और इस वक्त अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में आज के सेशन में अच्छा एक्शन नजर आया है। लेकर आए गति, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। गति के स्टॉक में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7-7.5% के मूव्स नजर आएंगे, 8-9% तक जाता हुआ ये स्टॉक। इसी के साथ साथ राजेश जी, महिंद्रा और अलकार्गो लॉजिस्टिक्स में भी तेजी है। तो बिल्कुल गति में आज काफी अच्छा बनते हुए दिखा और हमें लग रहा है जिस तरीके से स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, जिसने कि हमें लगता है कि अब ये यहाँ पे स्टॉक में अगर 130 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 145-150 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो गति में हमें लगता है यहाँ से फर्दर और तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। यहाँ पे बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस 130 के आसपास रखें। और अलकार्गो लॉजिस्टिक भी देखें तो स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप पे यहाँ पे देखें तो स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके एक अच्छा पुलबैक आज के सेशन में दिखा रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जून के जो स्विंग हाई थे उसका ब्रेकआउट, एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। 308 का अगर लेवल ये क्रॉस करने में कामयाब होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो इसका नेक्स्ट टारगेट 340 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो अलकार्गो और गति दोनों ही स्टॉक यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। हमें लगता है दोनों स्टॉक में फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। राइट। गौरांग,
जियो फाइनेंस, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। कुछ एलिमेंट्स रखता हूँ मैं स्क्रीन पे सुमित के साथ, उसके बाद आपसे जानना चाहूँगा कि अभी लेना चाहिए रिलायंस को या अगर जियो फाइनेंस खेलना है या एक बार लिस्ट हो जाए। सुमित आप बताइए डिटेल्स पहले, उसके बाद गौरांग को शामिल करेंगे। अगर आप देखेंगे तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर है उसका रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर ये डीमर्जर का हिस्सा वो बनना चाहते हैं, वो जियो फाइनेंशियल के शेयर्स पाना चाहते हैं, तो उन्हें जुलाई 19 तक शेयर्स खरीदने होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो ही उन्हें जियो फाइनेंशियल का जब भी वो मार्केट में लिस्ट होगा तब उनके शेयर्स मिलेंगे। अब जो डीमर्जर का रेशियो कंपनी ने फिक्स किया है वो है 1:1। इसका मतलब ये होता है कि एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बदले आपको एक शेयर जियो फाइनेंशियल का मिलेगा जब भी वो कंपनी लिस्ट होगी। अब ये लिस्टिंग कब होगी उसके डिटेल्स अब तक नहीं आए हैं, बट रिकॉर्ड डेट है डीमर्जर का 20 जुलाई, मतलब 19 जुलाई तक आपको शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे अगर आप डीमर्जर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। अब ये जियो फाइनेंशियल की जो अगर आप कंपनी के बारे में देखेंगे तो उसके जो चेयरमैन और सीईओ होंगे वो दोनों ही आईसीआईसीआई बैंक के एक्स दिग्गज लीडर्स है। केवी कामत है कंपनी के चेयरमैन और हितेश सेठिया बनेंगे कंपनी के सीईओ। और ये कंपनी क्या करेगी, ये लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर मर्चेंट्स को और दूसरे वर्टिकल्स में भी एंटर कर सकती है, जैसे कि इंश्योरेंस हो जाए, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, पेमेंट्स बिजनेस, और आगे चल के ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल इन्वेस्टर को भी ला सकते हैं जियो फाइनेंशियल्स में। अब वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस जो ये जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी है उसके पास 6.1% हिस्सेदारी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ये है वो ट्रेजरी शेयर्स, और इनकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करीब 1.1 लाख करोड़ है। इसके अलावा कंपनी की जो नेटवर्थ होगी वो करीब 28,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो इन नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बुक वैल्यू जो बनेगी जियो फाइनेंशियल्स की वो 200 रुपये प्रति शेयर का होगा, और एनालिस्ट क्या वैल्यू दे रहे हैं जियो फाइनेंशियल्स के लिए, वो करीब 160 से लेके 190 तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिस्टिंग प्राइस होगा जियो फाइनेंशियल्स का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स की जो मार्केट वैल्यू होगी ऑन लिस्टिंग वो 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है इंडिया की, करीब 1.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है जियो फाइनेंशियल का लिस्टिंग पे। अब अगर हम देखें इंडिसेस पे और एफएनओ पे क्या इंपैक्ट होगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई 19 को ही एक्सपायर हो जाएंगे। निफ्टी और सेंसेक्स में जियो फाइनेंशियल हिस्सेदारी बना रहेगा और जो प्राइस होगा उस टाइम के लिए वो कांस्टेंट प्राइस होगा। अब ये कांस्टेंट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, जुलाई 28 जो कि डीमर्जर डेट है उस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो डिस्कवरी प्राइस होगा माइनस जुलाई 19 का रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्लोजिंग प्राइस, जो भी डिफरेंस होगा वो होगा कांस्टेंट प्राइस, और उसी प्राइस पे जियो फाइनेंशियल, निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सेदार बना रहेगा, बट लिस्टिंग प्राइस अलग हो सकता है जियो फाइनेंशियल का कांस्टेंट प्राइस के सामने। एमएससीआई इंडेक्स में अगर हम देखें तो जियो फाइनेंशियल एमएससीआई के स्टैंडर्ड इंडेक्स में हिस्सेदार होंगे, और फिटसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो हिस्सेदार होंगे ज़रूर स्टार्टिंग में, बट वो हिस्सेदारी से निकल सकते हैं अगर जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग अगले 20 दिन में नहीं हुई तो। ठीक है, बुक वैल्यू है 200 रुपये। गौरांग आपने भी, आप रिलायंस बहुत क्लोजली देखते हैं, जियो फाइनेंशियल्स में पैसा डालना चाहिए पहले दिन? देखिए अजय, आज के तारीख में भी और इतिहास में भी हमारे तरफ से, हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से रिलायंस में खरीदारी की राय थी। अब ये, और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर कंपनी अलग होती है तो वैल्यू अनलॉक होती है वगैरह वगैरह। 200 रुपए की बुक वैल्यू जैसे अभी पता चल रहा है हमें, और लिस्टिंग के लिए एक स्पेशल सेशन होगा, एडजस्टमेंट होगी अप्रोप्रिएटली, तो फिर वो जियो फाइनेंशियल्स हो या फिर जियो टेलीकॉम हो या फिर बाकी अन्य रिटेल और डिजिटल कारोबार अलग करके निवेशकों की पूंजी में वृद्धि करने की बात हो, मेरे ख्याल से समीकरण हमारे लिए तो एक ही बैठता है, सम ऑफ द पार्ट्स आपको देखना है। तो हम तो आज के तारीख में भी खरीदारी की राय देंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और अगर किसी को उसके पश्चात भी करना है तो जाहिर है जिस तरीके की अभी बातें आपके सहयोगी बता रहे थे, 4th लार्जेस्ट एनबीएफसी के रूप में खड़ी होकर के आएगी और बहुत भिन्न विभिन्न कारोबार में ये उतरेगी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, तो डेफिनेटली भविष्य तो काफी उज्जवल लग रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी करीब 1% 2800 क्रॉस। एक चार्ट चेक ले संतोष, रिलायंस 2800 के ऊपर बंद होता है तो किस 3000 के लिए जा रहा है क्या? यस सर, रिलायंस की बात करें तो इसमें एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर है, 2800 से 2850 के बीच में पहले भी यहाँ अटका है, तो ये एरिया क्रॉस करने दीजिए। अगर ये 2850 का एरिया क्रॉस कर जाता है तो फिर हमको शायद 3000 के लेवल भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इनकेस यहाँ से करेक्ट भी करता है तो नीचे 2720 से 2700 का एरिया एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा।
ओके, सो बाइंग जोन और टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों आउटलुक और रिलायंस पर पॉजिटिव ही आउटलुक्स आते हुए नजर आ रहे हैं और न्यूज़ फ्लोज के चलते भी रिलायंस का स्टॉक जो है लगातार फोकस में और ये हफ्ते भी फोकस में रहेगा। लेकिन एक और स्टॉक है जो कि खबर आई उसके बाद अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। गोदरेज एग्रोवेट के स्टॉक को पुल अप करेंगे। शेयर में करीब 8% की तेजी नजर आ रही है। राजेश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। एक तो खबर यह है कि तेलंगाना में पाम ऑयल के उत्पादन के लिए कंपनी को जमीन मिली है। पाम ऑयल की खेती के लिए करीब 47,000 एकड़ जमीन मिलने की खबर आ रही है। सो एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो और उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में एक सडन अपसर्ज नजर आया है। टेक्निकली चार्ट्स गोदरेज एग्रोवेट के कैसे लग रहे हैं आपको? तो काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में जो आज का मूव आया है, इसने अपने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का बनाते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन भी बने हैं, हमें लगता है कि अब यहाँ पे स्टॉक के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बन गया है वो है करीब 500 रुपये के आसपास का। अगर ये 500 रुपये के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट बने ये फर्दर इस स्टॉक को फर्दर मोर अपसाइड के लिए यहाँ पे पुश करेंगे। और नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो दिख रहा है यहाँ पे 555 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो 500 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए जिनके पास पोजीशन है। अपसाइड में 540 555 ये लेवल है, वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो एक काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक अब एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है फर्दर यहाँ से पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिखेगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ठीक है, बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी का ट्रेंड और ये कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन गौरांग सर, पॉलीकैब इंडिया की अगर बात करें, अभी 1 घंटे पहले ही नतीजे आए और दमदार नंबर्स हैं। फंडामेंटली अगर देखें, इन पर्टिकुलर वायर केबल सेगमेंट की लीडर मानी जाती है और इसी सेगमेंट में आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। नतीजों के लिहाज से कंपनी की आय में हम देख रहे हैं करीब 42% की बढ़त है। मुनाफा जो है वो 80-81% बढ़ गया है। और सेगमेंटल रेवेन्यू को भी अगर देखेंगे तो वायर एंड केबल सेगमेंट ही है जिसने आउट परफॉर्म किया है। इस पर कोई फंडामेंटल राय अगर आप रखते हैं? अब माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मानसी, कौन सी गौरांग जी, पॉलीकैब वायर एंड केबल सेगमेंट से जुड़ी कंपनी पॉलीकैब पोस्ट रिजल्ट्स अच्छा एक्शन दिखा रही है। क्षमा कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं आवाज नहीं सुन पा रहा था। लेकिन आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से मानसी। गुड आफ्टरनून। इस पर भी बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है मानसी। और नतीजे इतने बेहतर आए और जिस प्रकार का प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनके पास और मार्केट शेयर है, ये सब ध्यान में रखते हो मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में भी मेरे ख्याल से काफी बेहतर आंकड़े लेकर के आएंगे। सिर्फ एक ही दिक्कत है, 5% आज ऊपर है तो पूरी ताकत लगा करके निवेश नहीं करना चाहिए। थोड़ी पूंजी इस स्तर पर लगाएं और गिरावट पर और जोड़े। एक पॉजिटिव रिजल्ट का एक्शन है जो कि नजर आ रहा है। स्टॉक आज काफी एक्शन दिखा चुका है। एक बार गिरावट या कह सकते हैं कि अच्छे लेवल्स पर आ जाए फिर इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन मजबूत काउंटर है। प्राइस एक लैकलस्टर मार्केट में स्टॉक में 4% का मूव आपको दिख रहा है। पिछले क्वार्टर मिस्टर पोटा ने एक अच्छा यूरेका फोर्ब्स, डायरेक्टर साहब, अब घर में पानी वाला जो मशीन आती है यूरेका फोर्ब्स, ये वही कंपनी है। और इसमें हुआ क्या, मैनेजमेंट चेंज हुआ है। पोटा साहब ने पिछले क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दिया था और स्टॉक करीब 480 का था। अभी 530 का रिजल्ट आने वाले हैं। और एक प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन जो बढ़ रहा है देश भर में उनका फ़ायदा मिल रहा है। और पानी जल से नल के भी एक बेनिफिशियरी है क्योंकि घर घर में पाइप वाटर आ चुका है नल में। यूरेका फोर्ब्स आपके पे आपने नज़र डाली है क्या गौरांग? नजर तो नहीं डाली है, लेकिन इनके प्रोडक्ट हम बखूबी इस्तेमाल करते हैं अजय, और मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है इनका। और हाल ही में इन्होंने नए रेंज के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जहां पर उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से इनका स्वागत किया है। और जो बातें मैनेजमेंट ने बताई है नल से जल वगैरह और पीने की पानी की सुविधा हर एक घर में पहुंचे, उसका भी प्रयास सरकार कर रही है और काफी सफलता इनको मिली है। तो बैलेंस शीट काफी मजबूत और अच्छी है इनकी, और प्रोडक्ट और मार्केट शेयर भी उतना ही मजबूत है इनका। चार्ट चेक संतोष, चार्ट देख के बचाए 530 का भाव है, लेना चाहिए इस भाव से? यस, इसमें एक करेक्शन आया था, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे लेना बनता है स्टॉक में एक रिस्क लेके, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज करीबन इसके 475 के आसपास आ रहा है। ऊपर में जैसे ही ये 545 का लेवल क्रॉस करता है, हमको 620 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो चलिए यूरेका फोर्ब्स पर ये आउटलुक, लेकिन साथ ही जहां हम देख रहे हैं अब रिजल्ट सीजन पूरे जोश में है और बड़ी दिग्गज कंपनियां, बैंक्स के नतीजे भी अब हैं जो कि एक एक कराना शुरू हो चुके हैं। इंडसइंड बैंक के नंबर्स का अब है इंतजार। नतीजों से ठीक पहले इंडसइंड बैंक के स्टॉक में हम देख रहे हैं कॉशियस आउटलुक। आज सुबह चलने की कोशिश, उसके बाद एक डिप और उन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं करीब 1390 के लेवल्स पर इंडसइंड बैंक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नतीजों से क्या अनुमान है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, बताएं इंडसइंड बैंक क्या मार्जिन इस तिमाही स्टेबल रह सकते हैं? जी हाँ, तो जब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं 4850 करोड़ के आसपास वो नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेड है। जब ओवरऑल देखा जाए तो ये एक 18% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% ग्रो करेगा। अब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो और जो मार्जिन है वो होल्ड अप करेंगे, वो एक अच्छी बात है। 4.2% प्लस मार्जिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि फिक्स्ड रेटेड बुक उसको एड करेगा, तो वो एक पॉजिटिव है इंडसइंड बैंक के लिए, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करेगा 12% ईयर ऑन ईयर। और प्रोविजनिंग भी फोकस में रहेगा क्योंकि एमएफआई बुक जो है और जो रिकवरीज है उसके दौरान एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा प्रोविजनिंग, एज वेल एज आगे जाके कैसे प्रोविजनिंग और एनपीएस मूव होते हैं उस पर भी एक नज़र रहेगी मार्केट की और कमेंट्री की इंडसइंड बैंक से। तो प्रोविजंस नंबर अराउंड 1000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर अराउंड 2100 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो कि एक सॉलिड 29% जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इन टर्म्स ऑफ जो नंबर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुके हैं, एडवांसेस ग्रोथ 21% पे आया है, डिपॉजिट ग्रोथ 15% पे आया है, तो दोनों साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे हेल्दी ग्रोथ दिखा है। और ओवरऑल देखा जाए तो कासा रेशियो में स्लाइट डिक्लाइन 0.2% का डिक्लाइन आया है। अब 40% के जस्ट नीचे वो कासा रेशियो आया है। मार्जिन्स मैंने कहा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में डेफिनेटली फोकस में है, एमएफआई बुक फोकस में है और क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्टेड है कि इम्प्रूव होएंगे। तो लार्जली एक सॉलिड क्वार्टर एक्सपेक्टेड है इंडसइंड बैंक से। ओके, सो पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड। हर्ष, शुक्रिया। गौरांग सर, इंडसइंड बैंक पर ही पिछले कुछ दिनों पहले एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक अवेज थे। एक तो ओवेट की रेटिंग थी और साथ में ये भी उनका कहना था कि स्टॉक प्राइस रिलेटिवली इंडस्ट्री पियर्स के मुकाबले जो है आने वाले 30 दिनों में आउट परफॉर्म करेंगे। अब नतीजों के अनुमान भी हम देख रहे हैं जो कि हर्ष बता रहे थे, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। इंडसइंड बैंक पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी, बुनियादी दर के आधार पर काफी लंबे से हमारी खरीदारी गिरा है और आपको वो समय भी याद होगा जब ये 1100-1300 हुआ करता था और फिर कुछ खबरों को लेकर के और कुछ नतीजों के आंकड़ों को लेकर के ये फिसला मेरे ख्याल से 400 के नीचे भी गया था, ये 350 के आसपास आया था। फिर वापस कारोबार में ध्यान दिया, रणनीति में ध्यान दी, कासा रेशियोज मजबूत हुए, रिकवरीज में ध्यान दी, सबसे बड़ी बात मानसी, और ग्रॉस और नेट एनपीएस लगातार आपको नीचे आते हुए नजर आए, जिसके फलस्वरूप आपके प्रोविजनिंग भी नीचे आ गए। आज के तारीख में हमें लग रहा है कि आज आंकड़े आने वाले, इसलिए मैं ज्यादा आगे बढ़ते हुए टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारा अनुमान यह है कि वित्तीय क्षेत्र यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज पिछले साल भी अच्छा रुझान लेकर के आए थे आंकड़ों के आधार पर। इस साल भी मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस तिमाही नहीं, आने वाली बाकी की जो तीन तिमाहियां उसमें भी वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसीज काफी मजबूत प्रदर्शन करेंगे आंकड़ों के आधार पर। खरीदारी की राय है इंडसइंड बैंक पर लंबी अवधि के लिए। एब्सोल्युटली, तो ये रहा इंडसइंड बैंक पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबर गर्म है सेगमेंट का रुख करते हैं। शरद है हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ गया। शरद, थोड़ी देर पहले हम लॉजिस्टिक्स प्लेस को डिस्कस भी कर रहे थे और आपने कवर किया था अल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जो कि स्टॉक आज अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा है। खबर गर्म है सेगमेंट में ही इसे कवर किया था। आज बताइए कौन सा शेयर लेकर आए हैं आप और उससे जुड़ी खबर क्या है? जी बिल्कुल, हमारी जो है बातचीत हो रही है डीलर्स और यहाँ पे आईजीएल फोकस में आया है। यहाँ पे कई काउंटर्स जो एचएनआई सेगमेंट को जो है ट्रैक करते हैं, वहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग में जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। अब ऑफ कोर्स डिलीवरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 56% का डिलीवरी है, जो एवरेज डिलीवरी आता है डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 46% का रहता है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली इंपॉर्टेंट एक जेवी साइन किया है जेनेसिस गैस इंटरनेशनल के साथ, और ये एडवांस्ड मीटर की जो स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए की है। कैपेक्स लगभग 110 करोड़ रुपए का है। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक साल में स्टॉक
स्टॉक ऑलरेडी 30% ऊपर है और हाल ही में सिटी का रिपोर्ट आया था जहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाई रखा है और लक्ष्य रखा है 560 रुपये प्रति शेयर पे। Q1 अर्निंग्स जो है एक्सपेक्टेड है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आने वाले हैं IGL के। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि जो गैस प्राइजेज़ है वो स्टेबल रहे हैं। अब इस स्टेबल के कारण क्या हुआ, जो उनकी गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो भी जो है कम के तरफ रह रही है, स्टेबल है। और आगे जाते हुए जो कार की कन्वर्जन्स होती हैं पेट्रोल से लेके गैस की, उसकी डिमांड भी अब स्टेबल रहेगी क्योंकि जो प्राइसिंग है वो स्टेबल देखने मिल रही है। तो इसके कारण Q1 नंबर्स का भी एक्सपेक्टेशन अच्छा है और HNI की प्री बाइंग भी देखने मिल रही है इन काउंटर्स में। बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक सिलेक्शन शरद का रहता है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स माला माल तो हो ही जाते हैं हमारे व्यूअर्स। गुड वन शरद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूग्रो कैपिटल में आज 7% का मूव आ रहा है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके पहले का मूव है। Q1 अपडेट तो आ चुके हैं, तो जैसा खास बहुत ज़्यादा खास क्या होगा ऐसा रिजल्ट मैं सोच रहा हूँ उस बारे में, लेकिन 234 का आज भाव यूग्रो कैपिटल का। एक बार जरा संतोष आप चेक करके बताएं चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है ये। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक में एक वीकली चार्ट पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक अब फ्लैग फॉर्मेशन के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पुलिस है। जो नीचे 215 का लेवल है बहुत स्मूथ सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में ये जैसे ही 240 का लेवल निकालता है, मुझे लगता है एक बड़ी तेजी बनेगी। स्टॉक 275 280 तक जा सकता है। इसमें लॉन्ग साइड बने रहना चाहिए। अब स्टॉप लॉस अपना 220 पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। एक और स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव हमें देखने को मिल रहा है। शीला फोम में ऊपर से एक्चुअली करेक्शन आया है, अगर आप देखें 10% तक चला गया था, उसके बाद धीरे धीरे करेक्ट हो गया। बट बहुत दिनों बाद हमने ऐसा कुछ रिजल्ट देखा है जहाँ पे एक्विजिशन करने वाली कंपनी गेन कर रही है। यूजुअली बाजार थोड़ा सा परेशान हो जाता है बड़े एक्विजिशन से। आपने कैसे देखा है इसकी एक्विजिशन को गौरांग? 21,000 करोड़ में ये कंपनी अधिग्रहण करेंगे और आप इनकी मौजूदा बाजार में परिस्थिति देखें जो कंपनी अधिग्रहण हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ ये बिल्कुल भाव दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी शीला फोम ने मेरे ख्याल से एक छोटी सी कंपनी का अधिग्रहण किया था। अजय, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन हुआ करता था इस क्षेत्र में, जो कंपनियां कामकाज करती हैं, वो काफी हद तक दूर हो चुका है और लोगों में जो अपने सोने को लेकर के किस प्रकार के वो बिस्तर या फिर मैट्रेसेस यूज करते हैं, इसमें जागरूकता बहुत हद तक आ गई है। और इस अधिग्रहण के बाद मेरे ख्याल से शीला फोम एक बहुत बड़ी कंपनी इस क्षेत्र की हो जाएगी। इसका फायदा जाहिर इनको मिलेगा और पहले से भी इनका मार्केट शेयर काफी अच्छा और मजबूत है। तो शीला फोम मार्केट शेयर भी अच्छा है और इन फ्यूचर आउटलुक फॉरवर्ड लुकिंग भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो वन साइड अप मूव नज़र आ रहे थे वो डिप में बदलते हुए दिखे हैं। लेकर आए फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, NFL, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं गिरावट पर आज ट्रेड करते हुए करीब 483 के स्तर पर हम देख रहे हैं। फैक्ट का स्टॉक 70-71 के लेवल्स पर, NFL और चंबल फर्टिलाइजर में भी दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज है। राजेश जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए तो ये सीजनलिटी फैक्टर है, इस वक्त की सीजन जो है, क्या इस गिरावट में एक बार एंट्री पॉइंट बन रहा है या फिर काफी चल गए हैं तो फिर यहाँ से एंट्री नहीं बनती? तो देखिए, पूरे फैक्ट में अगर हम देखें तो टेक्निकली फैक्ट का स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है और हमें लगता है कि अगर इसमें कोई गिरावट बनती है टुवर्ड्स 470 465 तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की और हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक में एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा हायर साइड पे एंड देन पॉसिबली इसके पोजिशनल टारगेट 530 540 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो डिप्स में यस फैक्ट में बाय किया जा सकता है। बट बाकी दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो चंबल का स्ट्रक्चर अभी भी वीक बना हुआ है। सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो चंबल तो अभी अवॉइड करने की सलाह है। हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है और स्टॉक फर्दर और करेक्शन दिखा सकता है। NFL में जरूर यहाँ पे अगर ये स्टॉक 68 के आसपास होल्ड आउट करता है और उसके नीचे नहीं फिसलता है तो NFL भी ये करेक्शन में वापस बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा यहाँ पे 66 का। हायर साइड पे NFL में जैसे ही 76 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक भी एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है और 85 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है अगर ये बाकी पूरे पैक में अगर हम देखें तो फैक्ट का ही एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बिल्कुल बने रहा जा सकता है और अगर छोटा मोटा डिप है तो उसको ऐड करें। यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम फैक्ट में फर्दर एक्सटेंड होगा फर्टिलाइजर स्पेस में।
एक्सटेंड होगा। गौरांग जी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीसीएस के नंबर्स से तो नहीं देखने को मिला था, ठीक वैसा ही कुछ विप्रो और टेक महिंद्रा के बाद भी हमने देखा, लेकिन फिर भी आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं स्लो एंड इवेंचुअल पॉजिटिव मूवमेंट लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्या ये कह सकते हैं कि वर्स्ट जो है आईटी सेक्टर के लिए वो पीछे रह गया है? क्योंकि पिछले 2 सालों में अगर देखें, सिर्फ मेजर आईटी प्लेयर्स ही नहीं, आईटी सॉफ्टवेयर, सीपीएपी, सैस से जुड़ी कंपनियां काफी सारी खुली हैं, जैसे रूट मोबाइल, मैप माई इंडिया। सो ये सारे के सारे नए इनोवेशंस हैं जो कि इस सेगमेंट में डेवलप हो रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? मानसी, कई बार बाजार ऐसे चाल चलता है जो लोगों की हमारा, मैं मानता हूं आपसे कि टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री के जो नतीजे हमने कल देखे उसमें इतना बड़ा उत्साह नहीं था, लेकिन क्योंकि काफी लोग आईटी क्षेत्र को लेकर के नकारात्मक थे या फिर दूर रहने की राय दे रहे थे, तो मेरे ख्याल से बाजार ने सोचा होगा कि एक क्षेत्र है जो शायद थोड़ा चला नहीं है इतनी तेजी के बाद, तो क्यों ना इसको चला दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर जियोजित में आईटी सेक्टर पर हम लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दे रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द जो तकलीफ या दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। हो सकता है आने वाले 3-6 महीने में और थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है नतीजों को लेकर के, डील्स को साइन करने के लिए, एट्रिशन को लेकर के, मार्जिन में दबाव को लेकर के, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर के। लेकिन अगर आपकी सोच और विचारधारा आने वाले साल 1.5 साल की है, तो जो मूल्यांकन पर आईटी क्षेत्र के शेयर्स कामकाज कर रहे हैं मानसी, वो हमें बहुत आकर्षक लग रहे हैं। तो हमें तो लग रहा है, और मिड कैप आईटी ने तो बहुत अच्छी तरीके से दिग्गजों को पीछे छोड़ा है, जहां तक नतीजों का सवाल है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल का सवाल है। तो आपको एक आईटी सेक्टर में सिर्फ दिग्गज या सिर्फ मिड कैप नहीं, दिग्गज, मिड कैप और डाइवर्सिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, आईटी पर ये एक डीप डाइव एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल आउटलुक, लेकिन सहारा ग्रुप से जुड़ी एक खबर आती हुई दिखी है। सहारा की स्कीम है और ये जो स्कीम है वो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज पैसे रिफंड करने के लिए पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। ये एक नया पोर्टल है जिसे लॉन्च किया जा रहा है, और इस पोर्टल से किस तरह से फायदा होता हुआ दिखेगा, निवेशकों के लिए किस तरह से ये फायदेमंद है, इससे जुड़ी एक जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़े हैं। अनुराग से समझते हैं पूरा मामला क्या है। अनुराग, आप बताइए। सहारा इंडिया के 10 करोड़ निवेशकों के लिए राहत की खबर है। आज से वो पोर्टल शुरुआत हो जाएगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा पोर्टल की शुरुआत की गई है, सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत। और यहाँ पर जो सहारा इंडिया के 10 करोड़ निवेशक है जिनका सालों से पैसा फंसा हुआ था, 4 स्कीम्स का पैसा वो रिफंड किया जाएगा, और जो स्कीम पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। और इसमें दस्तावेज जो सबमिट करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होगी। जो 4 स्कीम्स थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है पैसा रिफंड करने का, वो है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये जो 4 स्कीम्स है, इनमें जो निवेशकों का सालों से करोड़ों रुपया फंसा हुआ था वो रिफंड किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 29 मार्च 2023 को, और सरकार को आदेश दिया था कि 9 महीने के अंदर जो सहारा इंडिया के अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर जो निवेशक है उनका सालों से जो पैसा फंसा हुआ है उसे रिफंड किया जाए। और ज़्यादातर जो ये निवेशक थे ये उत्तर भारत के जो राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के जो निवेशक थे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि 9 महीने के अंदर जो इन निवेशकों को पैसा लौटाया जाए। और इसके लिए कहा था कि सहारा से भी रिफंड खाते से जो है पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने आदेश में कहा था कि CRSC यानी सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने का निर्देश दिया था। तो इस पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है और इसमें जो है निवेशक अपनी डिटेल्स भरकर, जो 4 सोसाइटीज़ है उनकी डिटेल्स भरकर रिफंड की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो एक प्रक्रिया है जो कि शुरू होने वाली है, और सहारा इंडिया के निवेशकों को हो सकता है कि जो इनके फंड्स फंसे हैं वो रिफंड मिलते हुए दिख सके। इस पर नजर रहेगी और इससे जुड़े अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे अटेम्प्ट हो रही है, वन साइडेड फॉल तो नहीं है जिस बात का डर था, यानी बाइंग ऑन डिप अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है जिसे कहते हैं। ये देखिए इंटरडे लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा रिकवर, ऑफ लोज हुआ है, 50-60 पॉइंट निफ्टी रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी लेके आइए, वो ज्यादा रिकवर नहीं हुआ, लेकिन लेके आइए और आप टेक महिंद्रा लेके आइए, ये सारे स्टॉक आपको हरे निशान में नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं
ये पकड़ के बैठे हैं इंडेक्स को, वरना निफ्टी और नीचे होता। हर निशान में देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा दबाव है, मिक्स्ड मार्केट कहेंगे, ठीक है, अच्छी है। कहीं ना कहीं पॉकेट्स में करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जो फ्रॉथ बिल्डअप हो गया था वो हटेगा नहीं, तो नए प्लेयर आएंगे कैसे। 3:17 हो चुका है, BTST कॉल्स देने का वक्त हो गया है और शुरुआत करेंगे राजेश के साथ। राजेश, क्या आपकी BTST कॉल्स होंगी? क्या आप कॉशियस हैं? क्या आप थोड़ा सेल करके भी जाएंगे? मिक्स है आपके पास या दोनों BTST है? नहीं अजय जी, अभी BTST ही ट्रेड रखेंगे, सेल तो नहीं रखेंगे। पहला स्टॉक बाय करेंगे अल्केम लैब। ये स्टॉक में काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखे और स्टॉक अब अपने मई में जो इसके स्विंग हाई थे उसको भी अब क्रॉस करते हुए, सरपास करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की चार्ट स्ट्रक्चर है अल्केम में, हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 3740 3750 तक। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3635 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है बाटा इंडिया का। ये स्टॉक में देखें तो अभी लास्ट के 10-15 मिनट में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा और स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को हमें लगता है कि आज के सेशन में क्रॉस करते हुए दिखेगा और यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए। कल के सेशन में 1740 तक की अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1660 के आसपास। तीसरा स्टॉक बाय करेंगे AIA इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में एक सस्टेन्ड अपट्रेंड बना हुआ है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। AIA इंजीनियरिंग के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 3560 से लेके 3600 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे 3450 के आसपास। अल्केम लैबोरेटरीज, AIA इंजीनियरिंग और बाटा इंडिया, ये 3 स्टॉक्स हैं जो BTST के तौर पर लेकर जाना चाहेंगे राजेश जी। संतोष, आप बताइए आपकी तरफ से BTST ट्रेड्स क्या होंगे? मेरे 2 स्टॉक है, एक तो AI इंजीनियरिंग मेरा भी है, मैं भी राजेश सर के साथ जाना चाहूँगा। ये स्टॉक टेक्निकली तो अच्छा है ही, फंडामेंटली भी यहाँ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे BTST भी इसको ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3600 विद स्टॉप लॉस ऑफ 3450। बट कोई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का व्यू भी रखता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक को रख सकते हैं। आने वाले समय में इसमें 5% तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा ग्लेनमार्क फार्मा, ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। एक दिन कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। 700-720 के जो कॉल राइटर्स है वो बैक नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। स्टॉक में 740 का इमीडिएट टारगेट है, आप 715 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 2 ट्रेड्स हैं जो कि संतोष की तरफ से BTST के तौर पर। लेकिन गौरांग जी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस से जुड़ी कंपनी हैवेल्स इंडिया, अगर आप देखें आज मूवमेंट थी, पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। पिछले 1 महीने के चार्ट्स भी एक बार हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन कंपनी के लिए गौरांग सर फंडामेंटल्स तो काफ़ी सारे हैं। कंपनी लगातार डेट रिडक्शन कर रही है, इसके अलावा ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है इनफैक्ट। और अगर आप देखेंगे ऑन अ कैगर बेसिस भी काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स दिए। आज सुबह UBS की तरफ से एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में टारगेट प्राइसेस जो हैं उन्हें भी बढ़ाया गया और ख़ास तौर से कहना था। और पर्टिकुलरली अगर आप वैसे भी देखें स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। आपकी राय क्या होगी हैवेल्स में? अगर सही लेवल्स पर मिल जाए तो क्या इसे एक पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक आप मानेंगे? ये बहुत ही बड़ी सहयोग की बात है मानसी, क्योंकि कल ही हमने बाजार का ब्यौरा इस हफ्ते का लेकर के एक वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट किया था और वहां पर हमने ग्रासिम और हैवेल्स इंडिया का नाम सुझाया था निवेशकों को निवेश करने के लिए। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कंपनियों पर, हैवेल्स पर तो है ही लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाए। और ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स और अप्लायंसेस वगैरह कंपनी बनाती हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ साल भर पहले कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे और अपने जो प्रोडक्ट की रेंज है उसको बढ़ाई थी और काफी कुछ इनको सफलता हाथ लगी थी नए प्रोडक्ट को लॉन्च के इसको लेकर के। और मैं ये मानता हूं अगर बारिश अच्छी होती है तो जाहिर है बड़े शहरों में तो आपको मांग ऊपर तरफ जाती दिखाई देगी, लेकिन खास करके जो इनको सहारा मिलता है ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से, क्योंकि बारिश अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई, फसल अच्छे दाम पर बिके तो किसान भाई बहनों के पास जो आमदनी वो ऊपर जाती है, तो वहां से भी आपको इनके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। तो खरीदारी की सूची में है और डेफिनेटली हम यहाँ पर लंबी अवधि के लिए खरीदी की राय दें। कोइंसिडेंस और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए हैवेल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इन पर्टिकुलर पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। पॉजिटिव फंडामेंटल्स हैं और आगे भी पॉजिटिविटी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स
MRPL और चेन्नई पेट्रो। राजेश जी एक बार देखें, MRPL के चार्ट्स जो हैं आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी दिखाने के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली भी झेल रहे हैं, और चेन्नई पेट्रो को भी देखिए, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक मजबूती का ट्रेंड तो नजर आ रहा है। क्या इस मजबूती पर भरोसा करना चाहिए? पिछले 5 सेशंस में अगर आप देखेंगे स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं थी। पिछले एक महीने में करीब 10-11% चला है चेन्नई पेट्रो का स्टॉक, और आज यहाँ पर एक तेजी नजर आ रही है। तो मानसी जी, दोनों ही स्टॉक के स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोनों ही स्टॉक में स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है। जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से हुआ, लेकिन अभी भी हमें लगता है MRPL जो कि एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 84 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक ये इसके ऊपर होल्ड आउट करता है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रहेगा। हायर साइड पे जैसे ही स्टॉक में 92-93 के लेवल क्रॉस होंगे, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट फिर 110 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। वहीं चेन्नई पेट्रो को देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ही दिख रहे हैं। हमें लगता है चेन्नई पेट्रो में अभी नियर टर्म के हिसाब से एक रेजिस्टेंस जरूर बना हुआ है, जो कि है करीब 450-455 के आसपास। जैसे ही वो लेवल निकलेंगे तो इसके नेक्स्ट टारगेट भी 500 प्लस तक के आते हुए दिखेंगे। तो चेन्नई पेट्रो में MRPL दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहे हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में इन्हें ऐड करना चाहिए। यहाँ से फर्दर और तेजी एक्सटेंड होगी आगे आने वाले हफ्तों में। ओके, सो तेजी यहाँ से एक्सटेंड होती हुई ही नजर आएगी MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे ऑयल रिफाइनर्स पर। लेकिन एक नज़र सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स पर भी होनी चाहिए। महानगर गैस लिमिटेड MGL का स्टॉक आज नहीं कोई पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन IGL के स्टॉक को देखें, पिछले एक महीने के चार्ट अगर देखेंगे तो 10% के रिटर्न्स हैं। आज भी स्टॉक में मूवमेंट है, करीब आधे से 1% की तेजी। दिन की शुरुआत से स्टॉक में हरे निशान के साथ कामकाज नजर आ रहा है एक रेंज बाउंड मार्केट में। संतोष, थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी शरद जब हमारे साथ जुड़े थे, कुछ तर्क वो भी बता रहे थे। स्टेबल गैस प्राइसेस के चलते नंबर्स जो रिजल्ट्स आएंगे अपकमिंग, उन्हें काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। IGL MGL के चार्ट से यहाँ से कैसे नजर आते हैं आपको? यस, IGL और MGL की चार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर IGL का लिटिल बेटर लगता है। वैसे दोनों ही में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बीच में एक तेजी बनी थी इन काउंटर्स में, बट फिर से स्टॉक कंसोलिडेशन में चले गए। IGL रिलेटिवली बेटर नजर आता है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। 480 एक अच्छा सपोर्ट है, उसको मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में लग रहा है 515 का इमीडिएट टारगेट, उसको क्रॉस करता है तो हमको 540 की रैली देखने को मिल सकती है। सो ये राय आपको मिलती हुई IGL MGL सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जो इस वक्त मूवमेंट नज़र आ रही है उस पर। लेकिन इसके अलावा अगर बाजार की चार्ट को इस वक्त देखेंगे, कुछ तमाम काउंटर्स हैं जो कि डिफेंसिव्स में हैं, जो कि परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी लिस्ट में अगर आप देखेंगे मेड प्लस हेल्थ केयर, ये स्टॉक भी है, करीब 1.5 से 2% तक की तेज़ी 900 के लेवल्स पर राजेश जी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आज पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया। अच्छी खासी मजबूती मिड मार्केट में स्टॉक में देखने को मिली, और उसके बाद जो गेन्स है वो फिजल आउट ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन अभी भी आप देखिए हरे निशान के साथ ऑलमोस्ट 2% की तेजी कायम है। 943 के हाई लेवल छूने के बाद अब 900 के लेवल्स के पास ये ट्रेड करता हुआ। तो डिस्क्लेमर ये रहेगा कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे रिकमेंड किया, और शो की शुरुआत में ये स्टॉक यहाँ पे भी हमने चैनल पे भी सजेस्ट किया है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के बाद बनाने के बाद अब स्टॉक यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है बिल्कुल यहाँ से 950 से लेकर 960 तक के नियर टर्म में टारगेट आते हुए दिखेंगे, और अगर ये लेवल सरपास होते 960 के ऊपर भी निकलता है तो फिर 1100 तक की भी तेजी इसमें आते हुए दिखेगी। तो एक बड़े करेक्शन के बाद अब कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। 880 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। ठीक है, कुछ तमाम रिपोर्ट्स HDFC बैंक पर भी गौरंग सर आई थी, और इसमें जेफरीज की एक रिपोर्ट मेरे ध्यान में आ रही है। और HDFC पर ओवरऑल भी आपकी राय क्या होगी, क्योंकि लगातार अगर आप देखें बिग मर्जर के बाद स्टॉक फोकस में है भी, और उसके बाद अगर देखें बैंक्स फाइनेंशियल्स में सिर्फ बड़ी दिग्गज की नहीं, छोटी मझोली बैंक्स की भी बात अब हो रही है कि एंट्री लेवल्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अमंगस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग HDFC बैंक पर आपकी राय क्या होगी? गौरंग सर, HDFC बैंक पर आपका इसका और HDFC लिमिटेड का और बाकी अन्य जो समूह की कंपनी। जी बिल्कुल मानसी, तो मैं वहीं पर बात कर रहा था। HDFC बैंक का भी एक इतिहास रहा है, HDFC लिमिटेड का भी उतना ही बड़ा इतिहास रहा है। HDFC लाइफ, HDFC EMC, आप देख लीजिए जिस तरीके से निवेशकों की पूंजी में वृद्धि की है।
मर्जर के बाद मेरे ख्याल से ये चौथी या पांचवी सबसे मजबूत कंपनी मेरे ख्याल से हो जाएगी अपने क्षेत्र की। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से इतिहास में इन्होंने पूंजी खड़ी थी अपने कामकाज को लेकर के और आंकड़ों को लेकर के, उसी तरीके का निरंतर प्रयास ये करते जाएंगे और आने वाले समय में इसी तरीके से इससे ज्यादा लोगों की पूंजी में वृद्धि हो सकती है। आपको निश्चिंत होकर के एचडीएफसी बैंक में निवेश करना चाहिए। एब्सोल्युटली। चलिए बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, महज 2 मिनट रह गए हैं और आज के बाजार को अगर सम अप करने की कोशिश करें तो आज एक रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि दिन भर के दौरान बाजार ने कई मौके ऐसे देखे जहां पर अपने आप को संभालने की भी कोशिश की, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। बहरहाल इस वक्त क्लोजिंग जहां हम देख रहे हैं, इसमें आज बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट आईटी सेक्टर से, बैंक्स, फाइनेंशियल से और रिलायंस जैसे हैवीवेट से मिलता रहा और इसी के चलते जो लेवल्स हैं वो कायम रह पाए। हालांकि 19,800 के पार निफ्टी गया और उसके बाद निचले स्तरों पर अगर आप देखेंगे ऊपर से बाजार जो है वो हल्के भी हुए। इन्फोसिस में तेजी जो है वो आज बढ़ती हुई देखी हमने, करीब 3% के मूव इस शेयर में देखे। जो $2 बिलियन की डील की खबर आई, उस डील की खबर के बाद स्टॉक में ये पॉजिटिव मूवमेंट है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं 4% की तेजी पर ये स्टॉक सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के ठीक साथ साथ HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, पूरा आईटी प्ले ही था जो कि फोकस में रहा। LTI माइंडट्री की अगर बात करें, नतीजे कमजोर थे और उसी तरह का एक्शन भी देखने को मिला। गिरावट LTI माइंडट्री के स्टॉक प्राइस में और अब भी आप देखिए 3% की बिकवाली यहाँ पर। आज का दिन लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा। लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स में गति, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में करीब 3 से लेकर 4% तक के मूव्स। इनफैक्ट गति का स्टॉक तो अगर आप देखेंगे 7% की तेजी भी आज के सेशन में दिखा रहा था। कुछ डील विंस, कुछ एक्विजिशंस, ये सारी खबरें थी जिसके चलते कई स्टॉक में मूवमेंट देखी, जैसे कि कर्लॉन डील के ऐलान के बाद शीला फोम के स्टॉक प्राइस में 5% तक की तेजी नजर आई। वहीं अगर आप देखेंगे बड़े निवेशकों की खरीदारी की खबर आई और न्यूलैंड रोबोटिक्स के स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा और इनफैक्ट डिफेंसिव के तौर पर हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा प्लेज में आज एक्शन था भी। लेबोरेटरी काउंटर्स में हम देख रहे थे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। पॉलीकैब के चार्ट्स को भी देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे नतीजे और नतीजों के ठीक बाद काफी दमदार स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे और वो नंबर्स के ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन था। सो ऑल इन ऑल अगर आप बाजार को समझेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन देखने को मिला। हालांकि इंडेक्स जो है वो एक रेंज में ही रहे। सेक्टर्स कौन से परफॉर्म कर रहे हैं? आईटी सेक्टर ने आज थ्रू आउट द डे बाजार को संभालने का काम किया। एनर्जी स्पेस से भी हल्की फुल्की ही सही, लेकिन खरीदारी जरूर दिन के दौरान देखने को मिली और उसके ठीक सामने आज सिर्फ ये 1-2 सेक्टर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे और लॉजिस्टिक्स जैसे साइडवेज सेक्टर्स में परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेजर सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव था। ऑटो आज गिर रहा था। बैंक्स, फाइनेंशियल्स में भी हमने एक रेंज में कामकाज देखा। FMCG, फार्मा, मेटल, रियल्टी और साथ ही मीडिया स्पेसेस में हमने बिकवाली ही देखी। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर्स बाजार में क्लोजिंग के दौरान कौन से देखने को मिले और थ्रू आउट द डे भी रिलायंस ने तो लगातार कमान संभाली, बाजार को संभालने का काम किया, लेकिन इसके साथ इन्फोसिस, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स और HCL टेक्नोलॉजीज में भी हरे निशान के साथ ट्रेड दिखे। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस 800, उसके सामने 1272 डिक्लाइन क्लियरली जताता है कि बाजार में आज हमने देखा रेंज में वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज दिखा। 19,750 के स्तर पर निफ्टी में क्लोजिंग, सेंसेक्स 66,795 के लेवल्स और लाल निशान के साथ 45,400 के लेवल्स पर हमने देखा है बैंक निफ्टी में क्लोजिंग रही। गौरांग जी, संतोष जी और राजेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्लोजिंग में अपना समय देने के लिए, आपके आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के। क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेट रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 Hours स्वदेश के साथ। नमस्कार।